देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, इसमें थर्ड लॉ आपका हो चुका है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप सुन सकते हैं। इसका मीनिंग होता है क्लियर। इसमें कि फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट इसका आता है, सबसे पहली बात है रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए, कोई भी आप जब फोर्स लगाते हैं, कहीं पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी आप कहीं फोर्स लगाएंगे तो आप पर भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये बात अलग होती है कि जो फोर्स हम पे अप्लाई होता है या जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों मेंबर डिफरेंट होते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, तो जो फोर्स, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाता है। क्लियर। अब मान लो ए पे लगा फोर्स ए एब्जॉर्ब कर लेता है, बी पे लगा हुआ फोर्स बी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो आपको बी के ऊपर डिफरेंस दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई बी पे आपको अंतर दिख रहा है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोर्स लगेगा बराबर, ठीक है, दैट इज अ म्यूचुअल। कभी ये नहीं होगा सिंगल फोर्स काम करेगा, हमेशा फोर्स म्यूचुअल होगा। अगर ए लगाए बी पे तो बी लगाएगा ए के ऊपर, ये फिक्स है। आगे लिखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल होता है, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब ये क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, साफ साफ ये कि जब भी आप किसी गन से एक बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट बहुत स्पीड से आगे भाग रही होती, ठीक है। और गन क्या होती है, गन भाई पीछे बैक करती है, ठीक है। जब आप देखते हैं कि हाँ एक बुलेट आगे भागेगा तो गन भी पीछे बैक करेगा झटके से, ठीक है। तो गन का सडनली पीछे बैक करना, पीछे झटका लगना सोल्जर के ऊपर, उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, मेरे बच्चे की गन रखी हुई है यहाँ पे खेलने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी छोटे छोटे बुलेट्स डाले आते हैं, तो उसको हम चलाएंगे, ट्रिगर कराएंगे, तो क्या करोगे, मुझे दिखा कि बुलेट आगे निकल गया, लेकिन गन क्या हुआ, आपको पीछे बैक करेगा। इसमें दिखाता हूँ मैं। ये है, ये कौन सी है, ये ये आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये। तो जैसे ही आप इस गन को यहाँ से फायर करेंगे, तो इसकी जो बुलेट होगी ये क्या होगी, ये आपके आगे निकल जाती है। तो तुरंत बुलेट, गन क्या होगा, गन आपके पीछे बैक करता है, ठीक है। जैसे आपका गन ये पीछे बैक करेगा, तो इसके पीछे बैक करने को हम लोग बोलेंगे रिकॉइलिंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जितना फोर्स गन ने लगाया बुलेट के ऊपर, उतना फोर्स बुलेट ने लगाया गन के ऊपर। लेकिन बुलेट क्या, बुलेट बहुत हल्का होता है, तो बुलेट बहुत हल्का होगा, उस पर जो लगेगा फोर्स, उससे वो बहुत दूर चला जाएगा, बहुत स्पीड से निकलेगा। लेकिन उतना ही फोर्स लगेगा गन के ऊपर लगेगा, पर गन तो बहुत भारी होता है, बड़ा होता है बुलेट के रिस्पेक्ट में, तो गन उतनी स्पीड से पीछे बैक नहीं कर पाता। क्लियर। इसलिए उसको आप कर लेंगे, कुछ भी हो फोर्स लगता है इसमें। यहाँ पे पहला नंबर आता है, इसका आता है कि व्हेन, देखिए अ बुलेट, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, फ्रॉम अ गन, ठीक है, यू कैन से इट exert a force on the bullet, a force on the bullet, ठीक है, समझ गया। एंड, और इसके अलावा क्या होता है, एंड द बुलेट ऑल्सो exerts a back force, exert
एंड अपोजिट इक्वल फोर्स ऑन द गन, ठीक है, वो गन पे कोई फोर्स अप्लाई करता है, समझे। सिंस mass of gun is much higher than a bullet, ठीक है, देन अ बुलेट। तो इससे क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? जो गन पीछे बैक करेगी वो थोड़ा सा बैक करेगी, तो गन विल मूव बैक अ लिटिल बिस्ट, ठीक है, बस थोड़ा सा ही वो बैक करती है, और जो जो थोड़ा सा बैक करेगी उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। सो इट मूव्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे लिख सकते हैं, बैकवर्ड लिख सकते हैं, डिस्टेंस टुवर्ड्स बैक, टुवर्ड्स बैकवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स बैक, ठीक है, समझे, टुवर्ड्स बैक, विच कैन गिव अ जर्क टू द शोल्डर्स ऑफ द सोल्जर, ठीक है, जो भी आपके जो गनमैन होता है, अभी आपका जो सोल्जर होता है, ठीक है, उसके शोल्डर के पे गन रखी होती है, जनरली हम लोग जो भारी गन पकड़ते हैं, ऐसे तो आप इस जैसे मैं ये पकड़े हूँ, अब ये तो मेरे हाथ में क्या है, तो बच्चे की गन है, ठीक है, इसमें क्या है, तो उसको मैं ऐसे पकड़ लूंगा, इसको थोड़ा ना मैं अपने कंधे के ऊपर ऐसे रखूंगा, ठीक है, अगर मैं कंधे पे रखूंगा, जैसे आगे चलेगी तुरंत ये क्या, ये मेरे को धक्का देगी पीछे, ठीक है, तो जो इसका जो पीछे धक्का लगेगा पीछे मेरे शोल्डर के ऊपर, उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग गन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये छोटा सा ही होता है, ज्यादा होता नहीं, तो ये हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। टुवर्ड्स बैक इट मूव्स अ वेरी लिटिल व्हिच गिव्स अ जर्क ऑन द शोल्डर ऑफ द गनमैन, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं भाई, हम एक बंदूक बना लेते हैं, मैंने बनाया, और बनाई है इसमें AK-47 बढ़िया सी, जो अच्छे से चलती हो, ऐसे तो बनती है कुछ, ऐसे ट्रिगर लग जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें अच्छी सी डिजाइन डाल सकते हैं, जो भी है, इसमें इसकी जो बुलेट होती है, ये बुलेट क्या है, बुलेट काफी स्पीड से आगे भाग रही है, ये बुलेट है, ये क्या आगे भाग रही है गन से, ये गन क्या है, ये पीछे बैक करेगी, इस तरीके से। जब आप इस गन से इस बुलेट को फायर करेंगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि बुलेट तो आगे चला गया बहुत स्पीड से, और गन पीछे बैक करता है, तो गन का पीछे बैक करना इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन बोल देते हैं, ठीक है। ये जाने की, तो पहले जब वो देखा होगा, जब पुलिस वालों को जब बड़ी बड़ी रिवॉल्वर दी जाती थी, तो एक रिवॉल्वर होती है, एक बड़ी सी राइफल होती है, लंबी सी होती है, तो रिवॉल्वर जो होती है वो छोटी सी होती है, वो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, पिस्टल वगैरह होता है, तो उसका जो जर्क होता है बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी सी उनकी बंदूक होती है, जैसे ये दिख रही है, इसको हमें रखना होता है कंधे के ऊपर, यहाँ से हम लोग चलाते हैं, तो इसका जो जर्क होता है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई
पुलिसमैन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो उसको लेके पीछे गिर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब वो बुलेट को फायर करें तो उसके जर्क को, उसके रिकॉइल को वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। एब्जॉर्ब कर सकेंगे तभी भाई उनको ताकत हम लोग मानेंगे। तो इसका पहला आ गया। सबको समझ आ गया ये बच्चा? इज इट क्लियर? बताइए। हेलो, सबको समझ आ रही है जो पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके अब आगे लिखिए, मैं आगे एक एक करके कराता हूँ बाकी पॉइंट भी। पॉइंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत जगह हमको ऐसा दिखता है कि ये सब चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये आपका पहला हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे कि आप दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर लिखाता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2 कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देता हूँ मैं इस जगह से, यहाँ से आपको दिखेगी। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। देखिए 2 क्या होता है, 2 में हम जो देखते हैं ये कि देखिए जब भी आप चलते हैं, ठीक है, किसी जगह पे आ, आप जब जमीन पे चल रहे होंगे तब क्या करते हैं, पैदल चलते चलते आगे चलते चले आते हैं। अगर वहां पे स्लीपेज होगा, ठीक है, सपोज वहां पे बहुत चिकनाई है, ठीक है, या आप चले जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत कीचड़ होता है, ठीक है, मड होता है, तो क्या वहां पे चल सकते हैं या वहां पे दौड़ सकते हैं अच्छी तरीके से? बताइए। नो। या आप जब तो जाते हैं, सपोज कोई डेजर्ट एरिया होता है, कोई जहाँ, जैसे आप सपोज जाते हैं किसी डेजर्ट एरिया जाते हैं जहाँ पे खूब सारा रेगिस्तान होता है, बालू वगैरह होती है, तो आप जब वहां पे चलते तो आप देखते हैं आपके पैर तो अंदर धंस जाते हैं, ये देखा होगा आपने वहां पे। तो क्या वहां पे उतना चल पाते, दौड़ पाते जितना कि यहाँ चल लेते हैं जमीन पे? तो वहां पे नहीं चल पाते, क्योंकि वहां पे जैसे आप पैर चला जाता है अंदर उस रेगिस्तान में, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको बैक फोर्स मिल ही नहीं पाता, ठीक है। जबकि यहाँ पे जनरली हम लोग जब यहाँ ग्राउंड की बातें करेंगे, तो जब हम लोग चलते हैं बेसिकली, तो चलते समय हम लोग क्या करते हैं, चलते समय हम लोग जमीन को, ग्राउंड को पीछे धक्का दे रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड तो बहुत बड़ी है, ग्राउंड तो पीछे हमारे धक्का देने से नहीं चली आएगी, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड को धक्का देंगे पीछे, तो ग्राउंड भी हम पे बैक फोर्स लगाएगा और हमको आगे धक्का देगा। तो ग्राउंड तो पीछे नहीं जाता, हाँ हम लोग आगे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ बहुत स्लिपेज होता है, वहाँ बहुत कीचड़ होता है, यहाँ बहुत ऑयल गिरा पड़ा होता है, तो वहां जैसा पैर रखते हैं तो क्या करते हैं, आप पैर से फोर्स ग्राउंड को लगा ही नहीं पाते। तो अगर आप अपने पैर से ग्राउंड पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ग्राउंड भी आप पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। ग्राउंड पे आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप क्या चल पाए, वहीं तुरंत में गिर पड़ेंगे। ये होता है कि भाई चलने के लिए, ठीक है, हम जब चलते हैं तो हम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे धक्का देते हैं, लेकिन उससे ग्राउंड को कुछ नहीं होने वाला। ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, हमारे पैर से वो ना पीछे भाग जाएगा। हाँ उल्टा उसके फोर्स से हम आगे भाग जाए, हम आगे चलने लगते हैं। लेकिन वहीं पे कोई कीचड़ होता है, गंदगी होती है, या फिर वहाँ पे पानी पानी गिरा होता है, ऑयल गिरा होता है, या वहाँ पे सपोज रेगिस्तान होता है, पूरा डेजर्ट एरिया होता है, तो आप जैसे पैर रखते हैं तो आप पैर से उस जमीन को, ग्राउंड को फोर्स दे ही नहीं पाते। तो अगर आप फोर्स नहीं दे पाएंगे तो क्या, फोर्स ग्राउंड भी आपको फोर्स नहीं देगा, आप आगे चल ही नहीं पाएंगे, वहीं पे फंस जाएंगे, ठीक है। जो कैमल वगैरह होते हैं देखे होंगे आपने रेगिस्तान में, वो लोग चल लेते हैं, क्योंकि उनके उनके जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। हमारे लेग्स उतने लंबे नहीं होते, हम पता चला पैर रखेंगे तो पता चला आधा पैर तो चला गया जमीन के अंदर, आप उसमें क्या भाग पाएंगे। लेकिन जो जो कैमल वगैरह होते हैं, जो ऊँट होते हैं, जो चलते हैं रेगिस्तान में, उनके पैर इतने लंबे लंबे होते हैं, जब अगर वो चलेंगे भागेगा, अगर उनका थोड़ा सा हिस्सा अगर चला भी जाएगा उससे पानी रेगिस्तान के अंदर, तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मीनिंग साफ है कि भाई वो हमसे तेज भाग सकते हैं, ठीक है, हम उतना भाग नहीं पाएंगे। तो इसका मीनिंग आ जाता है। यू कैन से, अगला पॉइंट लिखिए, टू वॉक, ठीक है, वी प्रेस द ग्राउंड, लिखिए, टू वॉक वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन विथ फुट।
ये होता है। तो अभी देखिए इसका मीनिंग, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप करते ये है कि जैसे ही हम लोग ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो हम लोग अपने पैर से, जो मैंने बोला आपको वही सब मैं लिख को देता हूँ यहाँ पे, कि व्हेन वी वॉक, वी अप्लाई अ फोर्स on the ground in backward direction. So ground also apply an equal opposite force on us in forward direction. So we move. Hence we move. ठीक है, हम मूव करते हैं। इसका डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, तो कहेंगे भाई ये हम हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस ग्राउंड के ऊपर देखिए लगाएंगे फोर्स, तो ग्राउंड पे हम पे फोर्स लगा देगा तुरंत ही। ठीक, इसमें दिखा देते हैं ऐसे कि हमने इस ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो ग्राउंड ने भी हम पे फोर्स लगा दिया तुरंत ही। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर्स एम जी बोल सकते हैं, मतलब कि फोर्स मैन पे लगने वाला फ्रॉम ग्राउंड, ऐसे बोल सकते हैं। और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स आपका एफ जी एम होगा। ठीक है, फोर्स ग्राउंड पे लगने वाला फ्रॉम मैन। ठीक है, इधर लिख लीजिए, इसको लिखिए एफ हियर, एफ एम जी, एफ क्या आएगा, जी एम आएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसमें एम जी क्या है, फोर्स ऑन ग्राउंड फ्रॉम मैन। तो ये क्या है, फोर्स ऑन मैन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए इस पर। आपको समझ में बच्चा जो लिखा मेरे सामने, इज इट क्लियर, सबको समझ आ रही है सामने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होता है नहीं होता है, बताइए।
मतलब ये आप लोग खुद फील कर रहे हैं कि ऐसा भाई होता है नहीं होता है? बताइए। ऐसा होता है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ में या मेरे साथ में किसी किसी के साथ में, ठीक है? बताइए यस कि नो। यस सर। यस सर। हाँ तो जो भी मैं बताऊं, जो भी आपको मैं पढ़ाऊं, ठीक है, आप उसको खुद रियलाइज करिए, फील करिए कि हाँ भाई हम वहाँ होते तो हम भी यही बात को फील करते, रियलाइज करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग रियलाइज कर रहे हैं, तो आप उसको लिखिए, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं कुछ गलत गलत पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ गलती हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि हाँ भाई आपको ऐसा कुछ लग रहा है, गड़बड़ है इसमें, ठीक है साहब साहब। ऐसा होता है। आगे लिखिए इसी का अगला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कि हम लोग आइस या सैंड के ऊपर वॉक नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस, ऑन आइस और सैंड, ठीक है। ओके, इसलिए कि वी कैन नॉट ऑन आइस और सैंड बिकॉज सो वी ऑल्सो डू नॉट गेट a forward force to walk on it, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर भाई चल नहीं पाते, गिर नहीं पाते, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो भाई जाहिर सी बात आप गिर पड़ेंगे इसमें। फॉरवर्ड फोर्स टू वॉक ऑन इट, ठीक है, आप इसके ऊपर ये चल नहीं सकते। ओके दिस थिंग। तो सैंड हो या फिर आइस हो, आप इसके ऊपर चल नहीं सकते, उल्टा आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप गिर पड़ेंगे, ठीक है। आपसे कहेंगे भाई ये पूरी आइस होगी और ये पूरा क्या होगा, अब वो सैंड आ गया, तो होगा क्या? ठीक है, क्या होगा भाई? ऐसा इसके बाद चलेंगे, ठीक है, सोचते हैं चलने की, हम भाई चल लें, तो तुरंत क्या होगा, आप गिर पड़ेंगे। समझे आप? क्यों गिर पड़ेंगे? क्योंकि हम चल ही नहीं पा रहे, इसके ऊपर बैक फोर्स दे नहीं पा रहे। यहाँ क्या नुकसान होगा, जैसे आप इस पर चलेंगे, ठीक है, आपका पैर ही अंदर चला रहेगा इसके, तो आप बड़ी मुश्किल से कुछ कर सकते हैं इसमें। आप इसी में फंसे रहेंगे, मतलब आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। ये क्या है? ये आइस होगा, ये क्या होगा, आपका सैंड होगा, ठीक है, इतना। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर लिखिए। क्लियर, सबको समझ गए? अगला होता है ये कि आपने
वो कभी बोटिंग की है आपने? बताइए, क्या कभी आप किसी बोट में बैठे हैं? बोट में Yes, sir. पानी में, Yes. पानी में बोट चलती है तो वो मोटर बोट नहीं, मोटर बोट में क्या होता है भाई, मोटर लगी होती है, हम उसकी मोटर ऑन कर देते हैं, बड़ी जोर से भागती है, जेट बोट होती है। Rowing boat. जैसे रोइंग कर रहे हो तो रोइंग में क्या होता है, आपको एक लंबी सी रॉड मिल जाती है, ठीक है, उसके आगे विंग्स बने होते हैं, उससे आप लोग पानी को धक्का दे रहे होते हैं पीछे पीछे। या फिर जो वो नाव चलाने वाला पर्सन होता है, जो बोट चलाने वाला, वो एक काम कर रहा होता है, हम लोग चुपचाप बैठे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब वो, आपने देखा हो जब वो अपनी रॉड से जब पानी धक्का देता है पीछे, तब बोट आगे बढ़ती है। यही होता है ना आपका? इज इट क्लियर? बताइए। Yes, sir. तो इसका मतलब उसने क्या किया, बताओ। अब आपको क्या लगता है इसमें इसमें क्या हुआ होगा? मतलब उसने क्या किया, फिर क्या हुआ, कौन बस समझा सकता है मुझे? इसमें न्यूटन थर्ड अप्लाई May हो I गया। tell? हाँ बताइए, बोले बच्चा, आपको क्या लगता है इसमें? ऑब्जर्व करिए इसको। Sir, when the person is rowing, that person will apply force on the water by rows. Those rows हम्म। are there. They will apply force on water. So water will apply force on the rows, and because rows are connected to the boat, the whole boat will move forward. हाँ, वेरी गुड गायत्री, ये आपका सही एक्सप्लेनेशन है, आप इसी तरीके से लिखिए इसमें, ठीक है। और आप खुद ऑब्जर्व करके लिखिए, तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा लिखने में, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि भाई, हम जो पढ़ा देंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आपको, मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा, लिखा दूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप उसकी कॉपी मत करिए, ठीक है। कॉपी करने में ड्राइंग ऑफ अ बोर्ड, ठीक है, बनाते हैं भाई, अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो समझेंगे, अब जो पर्सन यहाँ पे है, इस बोट में है, इसको बिठा दे, खड़ा रखें, चलो बिठा देते हैं, ठीक है, नहीं खड़ा रखेंगे, यहाँ खड़ा है इसी के अंदर ही, ठीक है, इस तरीके से खड़ा है ये। और इसके पास एक क्या है, इसने अपने हाथों में एक बोर्ड पकड़, वो रोप वो पकड़ रखा है, ठीक है, इस तरीके से एक लंबी सी ओर होगी इसके हाथ में, देखिएगा आपको ये, जो भी है, किसी तरीके की हो, कुछ ऐसी बनी होती है, ठीक है। और ये पूरा पानी पानी होता है भाई, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन आपको दिख रहा है सामने, जो बोट चलाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये इस पानी को अपने ओर से पीछे धक्का दे रहा है, ठीक है। तो वाटर भी इसको आगे धक्का देगा, तो तुरंत इसको आगे फोर्स रियलाइज होगा, इस पूरी बोट को, समझे आप? समझे आप? और इस उस फोर्स से क्या होगा, बोट आगे से चलना शुरू कर देगी, बोट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे आगे भागेगा। अब इसको अब आप लिखिए, आपने डायग्राम बना लिया, आपने डायग्राम देख लिया, आप भी बनाइए डायग्राम अपने हिसाब से, आपको जैसा भी आपका इमेजिनेशन हो, ठीक है। अब इसमें बाद लिखते हैं कि व्हेन a boatman is rowing a boat, ठीक है,
with ऑर्स होता है इसमें, नहीं ये जो बना होता है इसको ऑर्स बोलते हैं, ठीक है। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, then water also apply a forward force on the boat in forward direction, hence boat moves forward। ठीक है, इसको लिखिए। आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट लॉन्च करते हैं कि अर्थ से लॉन्च करेंगे, जाएगा मून पे, वहां चक्कर लगाता रहेगा, फिर लौट के वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी आजकल तो एक स्पेसशिप का भी प्रोग्राम चालू हो गया है कि आप लोग घूमने में, छुट्टियां मनाने स्पेसशिप में जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी उसका टिकट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे जाने पे कम भी हो जाएगा, तो हम सब लोग भी जा पाएंगे उसमें। तो रॉकेट जब यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट अगेंस्ट ग्रेविटी काफी स्पीड से वो भाग रहा होता है, ठीक है। तो उसमें देखा होगा, होता है आपने, उसमें नीचे फायर लगा होता है, ठीक है। तो फायर के थ्रू एक बैकवर्ड फोर्स नीचे काम करता है और एक अपवर्ड फोर्स मिलता है रॉकेट को ऊपर बढ़ने के लिए, और वो फोर्स इतना बड़ा होता है कि वो पूरे रॉकेट को ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग अपने दिवाली त्योहार में क्या करते हैं, रॉकेट छुड़ाते, देखा होगा। रॉकेट कैसा होता है, एक लंबी रॉड लगी होती है, आगे एक फ्रेम सेटअप बना होता है, उसमें एक बातें निकली होती है, उसमें आग लगा देते हैं। जैसे वो वहां तक पहुंचती है तुरंत एक स्पीड से ऊपर निकल जाता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके पीछे वही रिस्पॉन्सिबल, और कोई नहीं, कि वो एक फोर्स लगाएगा नीचे तो उस रॉकेट को भी फोर्स मिलेगा अपवर्ड, और उस अपवर्ड फोर्स से वो अचानक से काफी ऊपर निकल जाए, तो आपको दिखाई देगा भाई, सबको मजा आएगा। ये सब जो इसमें हो रहा होता है, इसमें भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है। लिखिए थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। लिखिए, jet aeroplanes एंड रॉकेट, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि हमने एक ग्राउंड से इस रॉकेट को लॉन्च किया, ये रॉकेट रेडी है ऊपर भागने के लिए। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचेगा ये आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर इसके अंदर से फायर क्या होगा, बाहर निकल रही होती है, ठीक है। जब ये नीचे दिख रहा होता है इसमें, तो इसमें दिखाते हैं कि एक फोर्स नीचे काम कर रहा होता है और एक फोर्स ऊपर काम कर रहा होता है, इसके ऊपर, इससे ऊपर भागता ही, ठीक है। ये क्या इसमें लिखा है मैंने, कौन सा ये, फोर्स ऑन गैसेस, और ये क्या है, ठीक है, रॉकेट। वो समझ गया।
तो इसको लिखता हूं मैं कि when a rocket is launched to space, then its fuel burns and apply a force on gas towards down. Hence, hence an opposite and equal opposite force also apply on it. Apply on it. ठीक है. From the gases. Towards upward. Hence, upward direction. ठीक है. चलो इतना हो गया. 6. सबको समझ आ गई? Is it clear? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. ये सब में देखा है ना Yes, ऐसा sir. कुछ? या सुना तो होगा ऐसा कुछ भाई, आपने देखा Yes, अगर sir. नहीं होगा. Yes, देखा भी Yes, होगा. ऐसी बात sir. नहीं. बहुत से मूवीज आती हैं, बहुत से इसमें टेलीविजन में न्यूज वगैरह आ रहे होते हैं. अभी भी कुछ दिन पहले सब हुआ है. ठीक है. तो इसे आपने अच्छे से देखा भी होगा. जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो यहाँ से रॉकेट जब लॉन्च ऊपर होता है तो उसमें फ्यूल भरा होता है. पूरे रॉकेट का अगर आप नोटिस करेंगे तो 3/4 पार्ट तो फ्यूल होता है. इसका मीन क्या होगा? मान लीजिए अगर उसमें आपका 100 केजी पूरा वेट है पूरे रॉकेट का, तो उसमें 75 से 80 केजी तो फ्यूल भरा होता है. बाकी 20 केजी 25 केजी का रॉकेट होता है क्योंकि ऊपर जाता है. क्योंकि हमको भाई ऊपर जाना, मशीन मशीन लेके जाना है, वो तो ना ज्यादा भारी होगा. लेकिन हमको बहुत सारा फ्यूल लेके जाना है. रास्ते में खत्म हो गया तो क्या करोगे भाई? वहां तो ना कोई आपको मिलेगा कि चलो एक और फ्यूल ले लो. वो तो सीधे फिर आप नीचे भाई वो फेंक देगा आपको बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो इसलिए हम लोग पहले से भाई पूरा अपना सब सामान लेके जाते हैं कि यहाँ कहीं फ्यूल की कमी नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए पूरे रॉकेट का जो होता है आधे से ज्यादा हिस्सा तो फ्यूल से भरा होता है. और फिर जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं स्पेस पे, तो वहाँ पे ज्योति नहीं होती है क्योंकि पूरा वैक्यूम होता है. मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती. चलिए हम आगे चलते हैं. ये आपको हो चुका है. ये हो गया, रोइंग हो गया, इतना हो गया. क्या एग्जाम्पल है उसके? वेन और जंप. हाँ, एक और आप इसमें लिख सकते हैं इसमें कि वो बोट की भाई कहानी सुनते हैं. ठीक है. आपने देखा हो जब बोट से आप बोट में बैठ गए, ये बोट बनी थी भाई. अब ये आदमी आपको लेके चला गया भाई किसी जगह पे. ठीक है. जगह जब आप पहुंचे, किनारे पहुंचे हैं, ये देखा होगा आपने ध्यान में. जब आप किनारे पहुंचते हैं, ठीक है, किसी जगह पे जहाँ पे आपको उतरना होता है, तो वहां पे बोटमैन क्या करता है? पहले वो उस बोट को बांध देता है. ठीक है. सबके उतरने से पहले वो कहता है रुक जाओ भाई, पहले हम बोट को किसी रॉड से या खंबे से बांध दें, उसका चलो उतरिए.
जब बोट वहां पहुंच जाती है किनारे पे तो उसको रस्सी से बांध देता है अच्छी तरीके से, किसी क्लैंप से या किसी जगह से, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके उतरना शुरू कर देते हैं। जब उतर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली आप वहां पर वही काम कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप जाहिर तौर पर पीछे बैक फोर्स लगाएंगे। अब पीछे कौन है? पीछे तो ना जमीन है, वो तो बोट है। अब बोट के नीचे कौन है? पानी है। तो ऐसा ना हो कि आप जब बैक फोर्स लगाएं तो आपके बैक फोर्स से बोट चली जाए पीछे, लेकिन आप आगे ना जा पाए। अगर ऐसा हुआ तो आप तुरंत वही पानी के अंदर गिर पड़ेंगे। तो ये सब ना हो, ये सब बोटमैन को पहले से पता होता है। इसलिए भाई पहले से बोल देता है, भाई पहले रुक जाओ, पहले हम बोट को बांध दें अच्छी जगह से, किसी खूंटे से या किसी क्लैंप से। उसके बाद सब लोग एक एक करके उतरो तो सही रहेगा, ठीक है। ये उसमें कहा जाता है सबसे, तो सब लोग उस बात को समझते भी हैं। तो वहां पर भी न्यूटन लॉ काम करेगा कि जब आप लोग वहां से उतरेंगे किनारे पर तो आप बोट को पीछे धक्का दे रहे होते हैं। तो बोट भी आगे आपको धक्का दे, उसके लिए बोट का बंधा होना बहुत जरूरी होता है। बोट का स्थिर होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, वो खुली है, तो वो तो आपके फोर्स से पीछे बैक करेगा, क्योंकि पानी है, पानी में फ्रिक्शन सरफेस पे कमी होगा, तो आप पानी के अंदर गिर पड़ेंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम उसको पहले से बांध देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। When a man jumps out, when a man jumps out from a boat, it moves backward. It moves backward, ठीक है। इतना कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसका डायग्राम बना सकता हूँ। डायग्राम कैसा होगा भाई? ये एक बोट होगी, ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बोट बना लें अच्छी सी, फिर से यानी बोट बना दिया। अब बोट पहुंच चुकी है किनारे, ठीक है। आपके उतरने का इंतजार है भाई यहाँ पे। तो जब आप यहाँ से उतरते हैं इस जगह पे, ठीक है, तो आप होते हैं भाई बीच में। आपका एक पैर होता है यहाँ पे, ये तो ये गिर पड़ेगा। रुको रुको, थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं। एक पैर यहाँ पे होता है, एक पैर बोट पे होता है, और आप ऐसे निकल रहे होते हैं बोट से बाहर। लेकिन हमने क्या किया होता है कि हमने भाई पहले से भाई थोड़ी समझदारी दिखाई होती है, और हम पहले से ही इस बोट को यहाँ से लेके इस क्लैंप से बांध देते हैं। जी आप, अगर आपने काम नहीं किया तो तुरंत आपके बैक फोर्स से क्या होगा, बोट पीछे भाग जाएगी और आप पानी के अंदर गिर पड़ेंगे। सो दिस थिंग इज हियर, ये होगा इसमें। तो इसमें लिखेंगे व्हेन अ पर्सन फ्रॉम अ बोट टू कॉर्नर, देन he apply a force on the boat. He apply force to the boat. Backward direction, and since
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, इस तरीके से। सबको समझ आ गया? तो भाई बोट है, बोट पहुंच गई किनारे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ भाई, बोट से बाहर निकल रहे हैं। जब बोट से बाहर निकलेंगे तो इस बात ध्यान रखेंगे, आप बोट को पहले बांध देंगे, उसके बाद ही आप उससे बाहर जंप करेंगे। ठीक, ये बातें हम सब पहचानते हैं, जानते भी हैं, और ऐसा करते भी हैं। क्लियर? सबको समझ आ गया इतना बच्चा? बताइए। Yes, sir. तो मैं लिख लिया अपनी कॉपी में? Yes, sir. Yes, sir. sir. लिखना है सर। Yes, sir. लिख लो लिख लो, ये दिख रहा है सामने बोर्ड में आपको जो लिखा है मैंने, तो समझ में आ रहा है जो लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इधर का हो गया आप लोगों का? Yes, yes, sir. पॉइंट नंबर 7, इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ होल। डिफिकल्ट टू होल्ड अ होज, जो कि होज यहाँ पे लिखा होता है, विच इजेक्ट large amount of water, ठीक है, at a very high speed। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। ये आप दिखाते हैं कि भाई ये हम खड़े हैं, हमने एक पाइप को पकड़ रखा है, और पानी बड़ी स्पीड से बाहर निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे साथ छोड़ गया, आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया, और जो पानी जो होगा, जो आपको दिखेगा, वो तो बड़ी स्नैक के फॉर्म में आपको दिखाई देगा भागता हुआ। समझे आप? ये पूरा बड़ी पीछे से बैक कर रहा होता है, या फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब ये आप आगे निकल रहा होता है स्पीड से, तो पीछे फोर्स लगाता है, तो हमें इस फोर्स को संभालना आना चाहिए, हमारे अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। अगर ये आप किसी छोटे बच्चों को पकड़ा देंगे, ठीक है, जिसकी उम्र हार्डली 8-9 साल की होगी या 6 साल की होगी, वो उसको संभाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतने बड़े फोर्स को वो, उसका इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको होल्ड कर सके। जैसे कि हमने बोला ना, गन का एग्जाम्पल दिया, रिकॉइलिंग ऑफ गन, जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो क्या होता है भाई, वो रिकॉइल करती है, बैक फोर्स लगाती है, तो वो इतनी ज्यादा फोर्स होता है बैकवर्ड कि हमारे में उतनी ताकत होनी चाहिए उसको संभालने के लिए। अगर नहीं है तो हम तो उसको लेकर गिर पड़ेंगे, हमको चोट भी लग सकती है। तो वैसा ना हो इसलिए भाई आप में उतनी ताकत पहले हो, तभी आप उस चीज को पकड़िए, ठीक है, इसमें लिखिए। आपने उनको देखा होगा, वो नहीं जैसे जो फायरमैन होते हैं जो आग बुझाते हैं, ठीक है, तो आग बुझाने वाले क्या होता है, उनके पास तो बड़ी सी लेगा, तो और उनके जो पाइप होते हैं
उससे बड़ी स्पीड से पानी बाहर निकल रहा होता है। तो ये वहां काम कर सकता है कि वो भाई कस के उसको पकड़े होते हैं अच्छी तरीके से, और इस पानी का थ्रो दे रहे होते हैं उसमें। पानी का थ्रो देना होता है तो बराबर से वो अच्छे से दे रहे होते हैं। अगर छूट गया उनके हाथ से तो वो नीचे गिर के पता नहीं कहाँ भागना शुरू कर देगा। तो उसको पकड़ने के लिए उनके पास जो उतनी ताकत होनी चाहिए। तो यू कैन से इट इज बिकॉज, ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज व्हेन अ फायरमैन, इसमें करते हैं डायरेक्टिंग अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, ऑन फायर। ऑन द होस पाइप, ठीक है। ठीक है, क्लियर, वो समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक जो आपने देखा हो, जैसे आपने वो देखा, रबर की बॉल होती है, हम लोग जब गेम खेलते हैं तो हम एक बॉल लेते हैं, तो आप ये रबर की बॉल क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो जमीन टकराएगी, वो जम करके फिर से वापस आ जाती है। तो वहां पर मैं ये बात करता है, जब वो रबर की बॉल जब ग्राउंड से टकराती है तो ग्राउंड पे फोर्स लगाती है। अब ग्राउंड तो नीचे जाएगा नहीं, तो ग्राउंड में उस पर बैक फोर्स लगाएगा, और वो उस बैक फोर्स से फिर से ऊपर आ जाती है। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे ये जो भी कुछ हो रहा होता है, बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं हमारे ओलंपिक सब जगह पे देखा जाता है उसमें, कि लोग पता आप देखा हो गद्दे पे जम कर रहे होते हैं, जम करते फिर ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ से आए होते हैं, फिर जम करते फिर ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसा उनका गेम चल रहा होता है। तो इन सभी के पीछे आपका न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यही है। तो उन सभी में आप जब देखी ध्यान से तो आपको चीज फील होगी, खुद रियलाइज होगी, हाँ भाई यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लगाया जा रहा है, और उसी की वजह से ही ये सब काम हो रहा है, एक्शन बराबर रिएक्शन, ठीक है। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो आपको छोड़ेगा क्या, वो भी आपको थप्पड़ मारेगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी तो होगा। इसलिए सही बात है इसमें कि जो भी कुछ इसमें होने वाला है, ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब वो समझ में आ गया इतना।